हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम जो अभी 2023 को होके हटे। इसके अंदर जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और आपको मैं करेक्ट आंसर की विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ साथ आपको मैंने और भी प्रीवियस ईयर ईपीएफओ के प्रोवाइड करवाए हैं, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं आज के पेपर की बात करूं तो कुछ बच्चों का कहना ये है कि मैथ का पेपर जो है, कुछ बच्चों का कहना है कि हाई लेवल आया, कुछ बच्चों का कहना है इजी आया, कुछ बच्चों का कहना है कि मॉडरेट है। तो आप सारे बच्चे इस क्लास को लगाओ, आपको अपने आप ही पता चलेगा कि मैथ का लेवल क्या था और रीजनिंग का लेवल क्या था इस पेपर में। हाँ, ये कह सकते हैं जीएस का अलग पार्ट है, वो आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का बेसिक पॉइंट। शुरू करने से पहले आपको 2-3 मिनट की इंट्रोडक्शन में जरूर दूंगा इस चैनल के बारे में, ताकि आपको पूरा का पूरा पता चल जाए हाउ टू इंक्रीज योर लेवल बाय यूजिंग दिस यूट्यूब चैनल। क्लियर। सबसे पहले अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 2021 का और 2002 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं मैंने इस यूट्यूब चैनल पे। आप उनको फॉलो करके अपनी तैयारी प्रोग्रेस में लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है 4 से 5, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिरदौसी बैच, अगर आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम है, या फिर एसएससी का एग्जाम है, या फिर आपका कोई भी जो भी आप पढ़ना चाहते हो सेंटर का एग्जाम है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जितना भी आपको बेसिक अर्थमेटिक होता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस बैच को लगाओ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको सारा का सारा बेसिक टू हाई लेवल सब अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे। अर्थमेटिक के लिए बेस्ट कोर्स है फिरदौसी बैच। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब मैंने कोर्स में बताया हुआ है, तो जाके इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सीएपीएफ के लिए रीजनिंग के और सीएपीएफ के मैथ के कोर्स, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी अवेलेबल है। सीएपीएफ का 2023 का मैथ का कोर्स, डीआरडीओ पंजाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, ये सब अवेलेबल है। बस कमी इतनी है कि आपको जाके खुद ही पढ़ना होगा, खुद ही आपको चेक करने की कौन सा सेशन लगाएं। सर्ट एंड डाइसिस, नंबर सिस्टम, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सारे अवेलेबल हैं, जो भी आप पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईपीएफओ का बता दिया, इसके अलावा सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीएपीएफ के, तो ये भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्लियर। तो आई होप सबको बेसिक पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके पास नंबर सिस्टम से पूछा गया डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कि इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं, यहाँ पे कि 88 से डिवाइड करने पे ये नंबर आपका प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, तो एक्स और वाई की हम क्या वैल्यू रख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर में, जो कि ईपीएफओ के रिलेटेड है। सबसे पहले ये नंबर जो है, इसके अंदर कौन सी एक्स वाई की हम वैल्यू पॉसिबल रखें कि वो 88 से डिवाइड हो जाए। तो 88 और डिवाइड होने का मतलब है कि नंबर जो भी होगा वो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 नंबर आपके पास 8 से डिविजिबल होने चाहिए। देखो, इसको करने का बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे पास कि आप इसको बेसिक से 9xy को करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। वहां पे पंगा तब पड़ेगा जब आपके पास ऑप्शन होगा और आपको इसको 1 मिनट से पहले सॉल्व करना है। तो अगर सबसे आसान तरीका देखेंगे तो 9xy इसके 3 डिजिट है, 8 का डिविजिबल होता है लास्ट 3 नंबर को चेक करना। तो पहला ऑप्शन उठा लो, बाय ऑप्शन करके देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन उठाया मैंने 9 और इसके साथ एक्स वाई, एक्स को मैंने 1 माना, वाई को मैंने 2 माना पहले ऑप्शन से। तो चेक करके देख लो क्या नंबर ये आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। तो सारे बच्चे इसको एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे। ये 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 टाइम, फिर 8, यहाँ पे 32, ये 4 टाइम, तो ये आपका बिल्कुल 32 के कट रहा है। मतलब यहाँ पर ये नंबर जो है आपके पास यहाँ पर प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। फिर से आपके पास ये वाला नंबर जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है 8 से। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 22, चेक कर लो 922, इसको अगर मैं 8 से कट करूंगा तो एक बार फिर आएगा 42, फिर 42 हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको लेकर जाने की कोशिश करूंगा 22, ये कटेगा नहीं, तो ये नंबर आपका आंसर हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन एलिमिनेटेड। क्लियर। थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 936, यहाँ पर 8 से आप कट करोगे ये पूरा का पूरा एक बार कट जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे 13, फिर एक बार चला जाएगा 8, फिर आएगा 56, ये 7 टाइम, तो ये नंबर भी आपका कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है उत्तर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 944, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा एक बार, एक और 4, 14, 14, 8 से इसको 1 टाइम आप लेकर जाओगे 64 बचेगा, तो 8 टाइम, ये भी आपका कट जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन तो एलिमिनेटेड। इसके थ्रू हमें क्या पता चला, इसके थ्रू हमें पता चला कि यार एक ऑप्शन तो बाहर हो गया। बात समझ आ रही है, एक ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। अब हम बाई ऑप्शन से इसको चेक कर लेंगे कि 11 वाला कहां से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं ले लेता हूं नंबर यहाँ पे 7 8 9 4 5, यहाँ पे ठीक लिखे ना, 9 8 7 4 5 9 4 5
एंड लास्ट में 9xy। एक बार चेक कर लो हमने सही लिखा है नंबर, मैं भी चेक कर लेता हूँ, रीचेक करना जरूरी रहेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं 11 से डिविजिबल चाहता हूं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हमें अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 के अंदर अगर मैं 5 नंबर को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 21। 21 में मैं अगर x को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 21x, 21 प्लस एक्स। क्लियर? फिर जो बचे हुए नंबर है 8 और 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। 21 के अंदर अगर मैं y को ऐड करूंगा, 21 के अंदर अगर मैं y को ऐड करूंगा तो ये भी पॉसिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी इनका जो डिफरेंस होगा, इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम का, वो या तो आपके पास 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप पहला ऑप्शन रख के देखोगे तो भी आपका डिफरेंस 1 आएगा, दूसरा ऑप्शन रखोगे 3 आएगा, बट जब डी ऑप्शन रखोगे, यहाँ पे 4 ये 25, यहाँ पे 4 ये 25, 25 25 से कट के 0 आएगा, तो मतलब ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंड? अब कोई बच्चा पेपर में जब आप बैठोगे, सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर आप में से कोई भी बच्चा पेपर में बैठेगा तो आप में अगर इसको बेसिक से करने लग गए तो बेसिक से आपका टाइम ज्यादा लगेगा। बट हाँ, अगर आपके दिमाग में ये आ जाता कि यार 88 है, 11 और 8 का डिविजिबल है, तो पहले हम 11 का चेक कर लेते हैं। अगर आप पहले 11 का चेक कर लेते तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता, सेकंड और फोर्थ बचता, फिर 8 का चेक कर लेते तो सेकंड एलिमिनेट हो जाता। इस तरीके से आपका टाइम जो है पेपर के अंदर बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। If x is the smallest natural number that divisible by both 24 and 30, where y is the largest natural number that divide 30 both 36 and 100, what is the minimum value of x and y? बस मिनिमम नहीं, what is the value of x and y का डिफरेंस पूछा है। अगर हमसे पूछा रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो 24 से और 30 से डिवाइड हो रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा 24 और 30 का आपको क्या लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 120। अब एलसीएम के लिए आपको एलसीएम से पढ़ना पड़ेगा, जो हायर नंबर होता है उसका मल्टीपल से एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम आएगा 120 और 120 हमारे पास क्या होगा एक्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ ए 36 एंड 100 पूछा गया, तो 36 एंड 100 के एचसीएफ आपको इन दोनों का कॉमन यहाँ पे मल्टीपल देखना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब आप वर्बली चेक कर लोगे, 36 आ गया, 18 और 2 आ जाएगा, 18 से तो 100 डिवाइड नहीं होगा। फिर 9 और 4 आएगा, 9 इससे डिवाइड नहीं होगा। फिर 6 और 6 होगा, 6 आपका 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट में बचेगा 4 इंटू 9, तो 4 जो है वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका एचसीएफ है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी y, और क्वेश्चन वालों ने पूछा हुआ था x माइनस वाई, मतलब 120 माइनस एक्स करेंगे तो आपका आंसर आएगा 116। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखो एचसीएफ एलसीएम आना आपको जरूरी है, जिन बच्चों को नहीं आता है मैं उन बच्चों को यहाँ पे इसका बेसिक मैं अभी बता देता हूँ, फिर हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले जब आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा इसको रट लो, एलसीएम होता है, लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो एचसीएफ होता है, ये आपने रट लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 24 और 30 का। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर आपके पास 15 आएगा, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पे फिर से 15, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 3, यहाँ पे फिर से 15, फिर आप इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 1 और 5, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 1 और 1। जब तक एक एक नहीं आता तब तक ऐसे करते रहेंगे, और जब हमारे पास एक एक आ जाएगा तो लेफ्ट वाले पोर्शन जो बचे इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 और 5, इनको चेक करेंगे 8 और 15, 8 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ के देखो अलग अलग शॉर्टकट भी हैं, अलग अलग शॉर्टकट भी हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या होगा, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस यहाँ पे चाहिए होगी। क्लियर? इसको इग्नोर कर दो, यहाँ पर ये 2 बार चला जाएगा 72, फिर हम इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 8 और ये 2, इसको फिर इससे 36 से डिवाइड कर दो। 36 से डिवाइड करेंगे, एक बार चला जाएगा यहाँ पे 28, यहाँ पे आएगा 8, 8 को फिर आप 28 से डिवाइड कर दो। 28 डिवाइड करने पे 3 बार लेकर जाएंगे 24, फिर आप इसको 4 को इस 8 से डिवाइड कर दो। 2 बार चला जाएगा 8, नीचे 0, जब 0 आएगा तो ये इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना आएगा 4, और इस क्वेश्चन वालों ने 120 माइनस 4 पूछा हुआ था, मतलब x माइनस वाई पूछा था, आंसर आएगा 116। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट?
यूनिट डिजिट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ और वहां पे जाके आप नंबर सिस्टम चेक करो, नंबर सिस्टम फॉर सीडीएस, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मैंने पहले ही करवा रखे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपको मैं कल को जाके उसको चेंज कर दूंगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही वहां पे अवेलेबल है, सारे के सारे नंबर सिस्टम के, ठीक है। सो अब अगर आपको नंबर सिस्टम पता हो तो नंबर सिस्टम का बेसिक फंडा पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए की पावर बी और उसकी पावर सी होगा तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अगर देखो ये चीज आप में से कोई बच्चा इसको इग्नोर करने से पहले आप एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे मैं यहाँ पे ए की पावर बी की पावर सी लिखूंगा तो कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर हम इसको बी इंटू सी कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार बच्चों ने ऐसा सोचा भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे सोच लोगे आंसर गलत नहीं आएगा। मैं पर आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी क्या हमें ये जरूरत भी है सोचने की। कई बार बच्चे जैसे पेपर में आता है ना एक क्वेश्चन तो उसमें उलझ जाते हैं। आपको देखो यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करना चाहूंगा, 2 की पावर 2 उसकी पावर ए यहाँ पर 100 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा इसकी पावर 2 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 अप टू सो ऑन यहाँ पे 100 टाइम्स। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तब जब हम ऐसा लिखेंगे तभी तो हम डिकोड करके ऐसा लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। सो अगर हमारे पास ये डाटा लिखा हुआ है, जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो जो भी इसकी पावर होती है, जो भी इस डिजिट की पावर होती है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। मतलब 2 की पावर 100 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, अब सारे बच्चे चेकआउट कर लो, इसका रिमाइंडर आएगा 0। सर कैसे रिमाइंडर 0, भाई 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 को मैं 4 की पावर 50 भी तो लिख सकता हूं ना यहाँ पे, और 4 से कट जाएगा 0 रिमाइंडर। वैसे ही आपको पता है 2 की पावर 100 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अप टू सो 100 टाइम। तो नीचे 4 है, 4 इससे कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर हो गया। जब भी आपके पास ये 0 रिमाइंडर आएगा तो मैंने समझाया था इस डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे। जब भी 0 रिमाइंडर आएगा उस कंडीशन में हम इसकी पावर 4 कर देंगे, उस कंडीशन में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 6। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर हो गया सबको। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट देखो, आपको जो भी बच्चे मेरे से तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने बहुत बार बताया हुआ। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। शॉर्टकट इसका ये है कि 2 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 4 की पावर 100। और अगर इवन है यहाँ पे 4 की पावर अगर इवन है, इसका यूनिट डिजिट जो है हमेशा हमारा 6 आता है। अगर 4 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता है। ये चीज भी मैंने पढ़ाई हुई है। तो आंसर आपका डायरेक्ट उससे 6 आ जाएगा क्योंकि पावर क्या आ रही है, इवन। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। ए रनर कंप्लीट ए 40 किलोमीटर रेस इन 3 आवर। शी चेंज her speed after completing each quarter of the distance such that proportion of the speed in the first, second, third is given 2, 3, 4, 5 respectively. In how much time approximately did she complete last quarter? तो लास्ट क्वार्टर के लिए कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, उसका क्वार्टर का मतलब होगा 1/4। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 किलोमीटर का एक क्वार्टर होगा। और दूसरा क्वार्टर भी 10 किलोमीटर का होगा, तीसरा भी वही होगा, चौथा भी वही होगा। अगर चारों क्वार्टर 10-10 किलोमीटर के हैं तो मैं ये भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि सबने डिस्टेंस क्या किया होगा, सेम कवर किया। अगर डिस्टेंस यहाँ पे सब सब पर्सन ने यहाँ पे सेम कवर किया होगा तो टाइम इनवर्सली क्या होता है, स्पीड के होता है। तो अगर स्पीड आपके पास गिवन है यहाँ पे 2, 3 एंड 4 एंड 5, तो मेरे पास यहाँ पे टाइम क्या होगा, इसका उल्टा 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 ये होगा। अगर यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँ 2, 3, 4, 5, जो कि आपको फिरदौसी रेशियो प्रोपोर्शन में समझाया है। और ये ऐसा इन्वर्स क्यों करना है, टाइम इनवर्सली टू स्पीड क्यों होता है, वो भी आपको फिरदौसी टाइम एंड डिस्टेंस में करवाया हुआ है, वहां से जाके आप कवर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे आएगा 15, दैट इज 12। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल टाइम आया। टोटल टाइम है कितना, सबको ऐड करेंगे 77 आ रहा है। सबको ऐड करने पे 77 आ रहा है और 77 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3 घंटे। ऑप्शन क्या है, मिनट में। तो इस 3 घंटे को मैं 60 से मल्टीप्लाई अभी कर देता हूं ताकि मैं इसको डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट करके कंपेयर करूं। अंडरस्टैंड। सो नाउ उन्होंने लास्ट क्वार्टर का पूछा हुआ है तो लास्ट क्वार्टर को टाइम कितना लगेगा, 12। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 12। अब इसको सिंपली सॉरी हमने गलत किया, डिवाइड बाय इसको 77 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने में कई बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, ऑप्शन बहुत आसपास में और आपके पास अप्रोक्सीमेट में पूछा हुआ है। सो ज्यादा उलझने से बेहतर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ही अच्छा समझो।
आपको इसको शॉर्टकट वॉर्टकट की जरूरत ना ही पड़े तो ही बेटर है। जैसे 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 72, और 72 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 6, 7 और 3 21, और लास्ट में आ जाएगा 0। इसको मैं 77 से डिवाइड करना चाहता हूँ, है ना। सो 77 से पहले मैं इसको यहाँ पे 7 के टेबल पे कट कर लेता हूँ, तो ये बचेगा 11, ये बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे 7 के टेबल पे कट करेंगे 3, 0, यहाँ पे बचेगा 60 जो कि जाएगा 8 टाइम, और आगे बचेगा 40, 40 को आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेट में आप ये लेकर जा सकते हैं। अंडरस्टैंड। सो नाउ अगेन आपको ये पता होगा कि 11 को मैं 308 से डिवाइड करूंगा। 11 को जब मैं 308 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर पहले 2 टाइम फिर 8, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब 28 मिनट लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। If there are enough coin of denomination 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee, in how many way can pay 10 rupee? ये सिमिलर क्वेश्चन अभी अभी जो रिसेंटली सी सेट का पेपर होके हटा है 2023 का, वहां पर भी आया। अभी आपको मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ बच्चों को, बट कुछ बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ बच्चों को लग रहा है सर फालतू में ये बता रहे हैं। तो जो आपका ईपीएफओ का पेपर है, ये यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। तो यूपीएससी अगर कंडक्ट करवा रहा है तो यूपीएससी के जितने और पेपर हैं, चाहे वो ईपीएफओ का पेपर हो, जैसे अभी सीएपीएफ का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब सीएपीएफ वाले बच्चे ईपीएफओ वाला पेपर का एनालिसिस देखेंगे नहीं, उनको लग रहा है नहीं सर हमें तो सिर्फ सीएपीएफ वाला करवाओ बस। तो भाई आपके पेपर इंटरलिंक्ड है आपस में, तो ऐसे ही सी सेट का पेपर, तो ये पेपर आपस में इंटरलिंक है। और भी जैसे यूपीएससी के पेपर, आप उनकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अब ये सेम क्वेश्चन सी सेट 2023 में आया हुआ है, बट उसमें वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं है, उन्होंने वैल्यू कुछ और रखी है, और यहाँ पे भी कुछ और रखा हुआ है, ठीक है। सो अभी आपको ये समझाना था कि यहाँ पर देखो 1 रुपया लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 रुपए वाले कॉइन, और यहाँ पे 5 रुपए वाले कॉइन, हमने टोटल 10 रुपया लेकर आना है टोटल। तो ऐसा कर सकते हैं, मैं 10 के 10 कॉइन इसके ले आऊं, और इसको 0 और इसको 0 रख लूं, तो अभी मेरे पास 10 रुपए इकट्ठे हो ही जाएंगे, चेक कर लो, हो जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके, सारे बच्चे ध्यान से समझना क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपके सारे आंसर आगे गड़बड़ हो जाएंगे। ऑप्शन बड़े आसपास में दे रखे हैं इन्होंने, ये बहुत बड़ी खास बात रहती है यूपीएससी की, ऑप्शन बड़े आसपास में दिए होते हैं, ठीक है। सो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 1 रुपए का कॉइन है वो यहाँ पे मैं एक कम कर दूं, 9 कॉइन रख लूं। अगर मैंने यहाँ पे इसके 9 रुपए यहाँ से इकट्ठे किए, तो बताओ भाई 10 रुपए बनाने हैं तो इसको मैं लेकर आ सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबली कंडीशन खत्म। अब ऐसा हो सकता है कि इसके मैं 8 कॉइन लेकर आऊं, और एक कॉइन 2 रुपए का ले लूं और इसका 0 रख लूं, तो भी 10 रुपए हो जाएंगे। चेक भी आप करते रहो क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, आप सारे बच्चे खुद ही चेक करना, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इसके 7 कॉइन रख ले, 7 कॉइन रखेंगे, इसका एक कॉइन रखेंगे, तो 7 और 1 रुपए, 1 2 रुपए का आ जाएगा, तो 9 रुपए, 9 रुपए यहाँ पर आपको 10 रुपए नहीं बनाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत है। इसके अगर मैं 6 रखूंगा तो इसके 2 रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो भी आपके पास 10 रुपए बन जाएंगे 0 रखने पे। अब पंगा आता है लास्ट में, इसके अगर मैं 5 रखूंगा, 5 रखूंगा, इसके आप सारे बच्चे देखो, इसके आप अगर 1 भी रख लोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, 2 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखोगे तो भी नहीं आएगा, इसका 0 ही रखो, और इसका एक नोट रख लो उठा के 5 रुपए वाला कॉइन का, और 5 इसके और 5 इसके, फिर से 10 रुपए बन जाएंगे। तो अंडरस्टैंड। नाउ अगेन इसके अगर मैं 4 रखूंगा, इसके अगर मैं 4 पे यहां से इकट्ठे कर लेता हूं, तो इसके मुझे यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉइन 2 रुपए के रखने पड़ेंगे, तब भी 10 रुपए बन जाएंगे, इसको 0 रख लो। और भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही होगी तो हमें वहां पे वन बाय वन सोचनी पड़ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने सोचा एक बार में हो जाएगा। आप 4 को यहाँ पे रखो, इसको 1 2 3, जैसे भी आपका दिमाग काम कर रहा है वैसे आप नोट करके देखो। फिर जैसे इसको मैं यहाँ पे और कंडीशन नहीं बन पाएगी, आप इसको 3 रुपए दे दो, 3 रुपए यहाँ पे इकट्ठे कर लो। अब अगर 3 रखोगे यहाँ पे तो इसको आप कितने मर्जी रख लो, इसको रख लो, आपके 10 रुपए बनने चाहिए। तो एक कॉइन में 5 रुपए का रख लूंगा, 3 इसके हो गए तो 8 रुपए हो गए, 8 हो गए तो एक इसका रख लेते हैं, तो 10 रुपए हो गए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी। अंडरस्टैंड हुआ ना। यही चीज बस जो बच्चा इसको समझ गया पेपर में वो इजीली सॉल्व कर लेगा, जिन बच्चों ने इस बात को नहीं समझा उनको लगेगा ये डिफिकल्ट। अंडरस्टैंड। सो अगर मैं 3 1 1 की बात कर चुका हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूंगा तो इसको मैं और कंडीशन में रख सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। फिर मैं इसको यहाँ पे 2 रख लेता हूं, इसके 2 कॉइन रखेंगे तो इसके मुझे यहाँ पे 4 कॉइन रखने पड़ेंगे, तब भी 10 रुपए बन जाएंगे, इसके 0। फिर आप देखो इसको मैं कोई और चीज में रख सकता हूँ, इसको अगर मैं 1 रख लेता हूँ, 1 रुपया यहाँ से, और 5 रुपए यहाँ से, 6 रुपए, और यहाँ से 2 कॉइन, ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, 10 रुपए बना लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है इसको मैं 0 रखूं और 5 के 5 सिक्के मैं यहां से उठा लूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
कोई भी दिक्कत नहीं, तो भी 10 रुपए हो जाएंगे, इसको भी 0 रख लो, या फिर इन दोनों को 0 रख लो, इसके 2 सिक्के उठा लो, तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 10 रुपए बन जाएंगे। अब इसके अलावा ये कंडीशन तो हर एक बच्चे ने सोच ली होंगी, अब चेक भी कर लो, क्या पता हम 11 से आगे निकल चुके हो, 11 से आगे नहीं ना जा सकते, ऑप्शन मैक्सिमम वही है। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 3 4 5 6, फिर आ गया 7 8 9 और 10। 10 तक तो हम हर एक बच्चा काउंट कर चुका है, तो आंसर या तो 10 होगा या 11, पहले दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अंडरस्टैंड? सो अब यहाँ पे आके जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं सर यहाँ पे आ गया था आंसर, हमने लगा दिया। आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और बनानी पड़ेगी, या फिर आपको धक्के से सोचनी पड़ सकती है, क्योंकि आंसर 11 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके आप उस कंडीशन को सोचो और चेक कर लो, क्या पता आप सोच ही लो, क्या पता ना भी बने। तो एक बार आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओ दिमाग पे और इसको सोचो। सोचने पर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी सिर्फ टोटल यहाँ पे 10 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर आपका सी ही यहाँ पे सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। A train of length 400 meter takes 15 seconds to cross a length of a 300 meter traveling train at a speed of 60 km per hour from the opposite direction along the parallel track. What is the speed of the longer train in kilometer per hour? सो इस क्वेश्चन को आपको अगर आपने चेकआउट करने हो तो फिरदौसी मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में पहले करवाए हुए हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो फिरदौसी टाइम एंड डिस्टेंस, आपको क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को एफकेड सीएपीएफ क्लास के अंदर भी मैंने करवाया हुआ है। इसके अंदर आपको ट्रेन्स में ज्यादा उलझना नहीं पड़ता, सिर्फ ये लिखना होता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। डिस्टेंस कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा तो उसमें हमेशा ऐड होता है, बट जो स्पीड होती है वो हमारे पास ऐड तब होती है जब आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन हो। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड माइनस तब होती है जब हमारे पास यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है थी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 करना पड़ेगा, और अगर मीटर पर सेकंड है इसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 करना होगा। देखो ये सारी की सारी चीजें जो आपको पेड कोर्स में कहीं ना कहीं मिलती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बस फर्क इतना है कि आपको खुद टाइम निकाल के उनको रीड आउट और स्टडी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर देखो डिस्टेंस 400 मीटर है और 300 मीटर है, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, तो डिस्टेंस लिखेंगे भी ऊपर, तो हम सीधा इसी को लिखेंगे। सबसे पहले 400 और 300 को ऐड कर लो, फिर डिवाइड बाय क्या होगा स्पीड, एक की स्पीड 60 किलोमीटर है, दूसरे वाले की स्पीड पता नहीं, तो दूसरे वाली स्पीड क्या है, यहाँ पे लॉन्गर ट्रेन है, तो दूसरे वाले की ऑप्शन से चेक कर लो, स्पीड ज्यादा है तो उसको हम आगे लिखेंगे। वैसे तो स्पीड क्या है यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड हमेशा ऐड होगी। दूसरे वाली स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी के लिए मान लिया कि ये 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये भी मैंने किलोमीटर पर आवर में ही इसको इमेजिन किया है, तो दोनों को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको 5/18 फिर इसको, मैं उस 5/18 को यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। तो मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड किया, टाइम आएगा, टाइम आपके पास गिवन था यहाँ पे 15 सेकंड अवेलेबल है, ये रहा। ठीक है, सो अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाले को, ऊपर आएगा 700 और ये आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 60, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे 5/18, यही आएगा। 18 आपका इससे कट जाएगा, 5 से 3 के टेबल पे 5 और ये कट जाएगा 6 बार, ये 5 और 5 25, इससे कट जाएगा यहाँ पे टोटल 4 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 7 और ये वाला आएगा मल्टीप्लाई के बाद 6 इज इक्वल टू x प्लस 60। तो अब 6 और 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 28, 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम्स, 4 कैरी जाएगा, 6 और 2 12, 12 और 4 16, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास x प्लस 60। तो x की वैल्यू हमारे पास 60 माइनस करने पे आएगी 108। ये मैंने x को क्या माना था, किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। There is a water tank in the form of the rectangular pallopide of a height 1.1 and square base of 1.2 meter. If a full tank of water is drained out complete in a long pipe circular cross section area of radius 1 centimeter, what should be the length of the pipe in kilometer to hold the entire water in it? काफी इजी क्वेश्चन है, बट पंगा वही है कि जिन्होंने फॉर्मूले नहीं पढ़े, मैंने अभी पिछले अपने मूक टेस्ट में बार बार बोला था फॉर्मूले रट लो, फॉर्मूले से सीधा क्वेश्चन आएगा ईपीएफओ में, मेंसुरेशन 3D एंड मेंसुरेशन 2D। अब आपको सिर्फ ये देखना, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोपेल्ड होता है रेक्टेंगुलर शेप का, अगर इसका स्केयर हमारे पास बेस होगा तो इसका यहाँ पर एरिया क्या होगा। एरिया देखो बेस कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 जो कि स्केयर है, तो स्केयर का एरिया क्या हो जाएगा, स्केयर का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2, और हाइट कितनी है इसकी 1.1 मीटर,
तो 1.1 मीटर जो है हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा डायरेक्ट, और ये वॉल्यूम हमारे पास किसका होगा, किसके बराबर आएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी कोई लेंथ हो तो उसको सिलेंडर ही तो बोलते हैं हम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे पाई इंटू आर का स्केयर, आर कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 पाई आर स्केयर इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमें वो यहाँ पे पता नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड हो गया सबको? आई होप इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब पंगा ये है कि यहाँ पर जो आपके पास है ये मेरे पास आएगा मीटर क्यूब, क्योंकि ऑप्शन में ये देखो आपके पास मीटर है तो यहाँ पे मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर आ गया तो फंस गए यहाँ पे। तो सेंटीमीटर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको डिवाइड बाय 100 कर लें पहले, तो ये वाला डाटा हमारे पास खत्म हो गया। अभी हम एच किस में ले रहे हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, एच मान लो मैंने मीटर में एज्यूम किया, अभी के लिए हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आएगा, जीरो से एक जीरो कट गया, ये 22 इससे कट जाएगा, यहाँ पे दो बार दो आपके पास इससे कट जाएगा और कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 7 और यहाँ पे आएगा 1000, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 1000, ये आएगा मेरे पास मीटर का क्यूब जो कि एच होगा। और अगर मीटर क्यूब को हमने यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए, हम इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे तो 14 यहाँ पे किलोमीटर आएगा। ये इस क्वेश्चन का हाइट का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब किसी बच्चे को लगेगा सर मीटर क्यूब है, इसको आपने मीटर में कैसे लिखा, ये कैसे कन्वर्ट कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे तो मीटर क्यूब आएगा ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो यहाँ पे इसके 2 मीटर इसके 3 मीटर से कटेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मीटर बचेगा, और 1 मीटर को अगर मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड होगा, तो दैट्स वाई सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ए पर्सन बाय 10 पेन, 10 पेन को मैं 10 ए लिख लेता हूँ, 8 पेंसिल को मैं बी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको बाय करने के लिए इसको 200 रुपए लगे, हर एक पेन और पेंसिल का प्राइस सेम है। इफ ही कुड हैव अबाउट 5 पेन, 5 पेन यहाँ पे बाय किए और 24 पेंसिल बाय किए, 24 पेंसिल उसने अगर बाय किए तो उसने सेम टाइप्स के सेम अमाउंट लगाया, सेम अमाउंट पहले कितना था 200 रुपए, तो अभी भी 200 लगाया होगा फिर। तो उसने पूछा है कि एक पेन की वैल्यू बताओ, एक पेन की वैल्यू मतलब ए बताओ कितना है। अंडरस्टैंड? सो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, हमसे यहाँ पे पेन पूछा गया है तो हमें क्या करना होगा, पेंसिल को बाहर करना है। अगर आपसे ए पूछा जाएगा तो बी को बाहर करना पड़ेगा, तो बी को बाहर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 ऑफ ए प्लस 24 ऑफ बी, ये आ जाएगा 600। नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे 5 ऑफ ए, यहाँ पे आएगा 24 ऑफ बी इज इक्वल टू 200। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूंगा तो ये इससे कट गया, यहाँ पे आएगा 25 ऑफ ए इज इक्वल टू 400, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 25 से आप कट करोगे, यहाँ पे 4 4 इंटू 4 करेंगे 16, तो एक पेन 16 रुपए होगा, 16 रुपए का होगा, ए आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। स्कूल हैज 100 स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट प्ले एदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द फुटबॉल play football. Also, the number of the student who play only cricket is thrice the time of the number of the student who play only football. The number of the student who play both the cricket and football. ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि जब भी आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो कभी आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा। ये क्वेश्चन आपको अगर मैं बताऊं तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने सीएपीएफ के पीवाईक्यू में भी शायद करवाया हुआ है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको करने के देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक्स वाई जेड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको मैं ये कह सकता हूँ इसका इंटरसेक्शन यूनियन के फॉर्मूले याद कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ हमने ये पढ़ा ही नहीं, फिर हमने क्या सीखा हुआ है कि हमें इस दो सर्कल का अगर बेसिक पता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यही समझाया था आपको मैंने। बट अगर आप इसको भाई ऑप्शन से कर लोगे तो सबसे आसान तरीके से हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट है, यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर एक्स परसेंट देख रहे हैं तो क्रिकेट वाले को यहाँ पे 2x देख रहे हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ था ट्वाइस में। और अगर क्रिकेट ओनली की बात करें तो ये डबल डाटा को छोड़कर ये क्रिकेट ओनली है और ये फुटबॉल ओनली है। इसको सर्कल में दिखा देता हूं, ये वाला डाटा फुटबॉल ओनली है, ये वाला डाटा सिर्फ आपके पास क्रिकेट ओनली, ये बोथ है। अगर मैं क्रिकेट ओनली की बात करूंगा तो सिर्फ ये डाटा आएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फुटबॉल है उससे क्रिकेट ओनली वाले थ्राइस है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये डाटा मेरे पास वाई होगा जो कि फुटबॉल ओनली है, तो मेरे पास क्रिकेट ओनली क्या होगा, थ्राइस वाई होगा। अंडरस्टैंड? सो जिन बच्चों को ये पता है बेसिक, तो बेसिक ये पता होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड डाटा फिल करते हैं, भाई ऑप्शन से कर लो।
मान लो मैंने कंबाइंड डाटा को 30 फिल किया पहले ऑप्शन में, तो बाकी बचा हुआ 70 होगा। सर कौन सा 70 होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन आपको ना आए। ये मेरे पास दो सर्कल है, अगर मैंने इसको 30 मान लिया तो बचा हुआ मेरे पास है 3y और ये y, तो ये मेरे पास y प्लस 3y का डाटा 70 होगा। सर 70 क्यों, क्योंकि टोटल पर्सन 100 भी तो बनाने हैं, 100 से ज्यादा थोड़ा ले जाएंगे। अगर 30 ये था तो 100 इन दोनों का सम होगा तभी तो 100 बनेगा। सर x और 2x उसको बाद में लेकर आएंगे। फिर से आप चेक करो, अगर ये मेरे पास 28 है तो बचा हुआ 72 होगा, ये 75 है, 25 है तो बचा हुआ 75 होगा, ये 20 है तो बचा हुआ 80 होगा। तो अब आप सारे बच्चे इतने तो मेरे ख्याल से समझदार होंगे ही कि अगर मैं आपको बोलूं कि 3y प्लस y तो ये डाटा 4y है, तो 4y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 70 के बराबर रखूंगा तो y पॉइंटों में आएगा। y पॉइंटों के आने का मतलब है कि जो पर्सन है वो हाफ हाफ हो जाएंगे क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड एंड सी ऑप्शन एलिमिनेटेड। 75 is not visible by 4 but 72 is divisible by 4, so we can say 72 is equal to 4y, it mean 5 is equal to 72 by 4 which mean y is equal to 18। सो फ्रॉम दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू इमेजिन कि y अगर 18 होगा, सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर y 18 हुआ तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई करोगे तो ये हो जाएगा 54, और बीच में कितना आएगा, बीच में हमारे पास ये 28 अगर हमने इमेजिन किया वो आएगा। अब सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे 100 ही आएगा। बट एक बात फिर से ध्यान रखो, जो फुटबॉल वाले है वो x है, फुटबॉल वाले कौन से हैं 18 और 28, फुटबॉल ओनली 18 है, दोनों का कंबाइन 28 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 46। क्रिकेट वाले कितने हो गए, क्रिकेट वाले 54 प्लस 28, दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर 72। बट 72 जो है वो 46 का क्या हो रहा है, क्या ट्वाइस हो रहा है, क्योंकि ये ट्वाइस भी तो होना चाहिए, ट्वाइस नहीं हुआ तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, बचा हुआ आपका उत्तर है। हम उसको ट्राई क्यों करेंगे फिर, ठीक है ना, जो एक ही ऑप्शन बच गया उसको ट्राई भी क्यों करना। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, आपको इसी तरीके से याद रखना है, अगर 3 डाटा आ जाएंगे तो भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। सो नाउ अगर मैं एक बार इसको सॉल्व कर दूं आपको बेसिक के लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर के लिए तैयारी करवा रहे हैं अभी हम। अभी ये पेपर आपका खत्म हो चुका है, जिन बच्चों ने इसका पेपर दिया उनको पता चल गया इसका आंसर 20 था और ऐसे कर सकते थे। मिडल वाले में मैं 20 लिख लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे था ये y और ये 3y, तो ये कितना बचेगा मेरे पास 80। 80 की वैल्यू 4y के बराबर रखेंगे यहाँ पे, y प्लस 3y 80, तो y इज इक्वल टू 20 होगा। अगर ये 20 होगा तो यहाँ पर ये 60 होगा, और ये फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे 20 और 20 40, और क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे 60 और 20 80। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, इसका मतलब हमने डाटा सही पिक किया था, डी इज ए राइट आंसर। क्लियर। अब ऐसे वाले क्वेश्चन आप बेफिक्र होकर बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन डाटा अवेलेबल है तो सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। A man walks in a certain direction for 5 kilometer and then walks in the south direction for 4 kilometer. If he end up in the east direction with respect to the starting point position, how far is from the starting position? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक पर्सन ने कोई डायरेक्शन में जाना शुरू किया, हमें नहीं पता कहां पे, और उसने लिखा 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है, देन वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन फॉर द 4 किलोमीटर, इफ ही एंड अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ईस्ट है, तो इसका एंड अप कहां पे हुआ है, इसका एंड अप यहाँ पे हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, ये लिखा हुआ है, ये मेरे पास एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने ये कब पहुंचा, ये तब पहुंचा जब वो 4 किलोमीटर साउथ में आया था, तो यहां से ये बंदा यहाँ पे आया होगा इधर को 4 किलोमीटर, ठीक है। और ये कब हुआ, ये मैन वॉक्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर, तो ये स्टार्टिंग वाली कौन सी डायरेक्शन में गया होगा, फिर स्टार्टिंग वाली ये वाली डायरेक्शन पे गया होगा। सारे बच्चे बता समझ पा रहे हो, स्टार्टिंग में ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को गया होगा 5 किलोमीटर, फिर तभी उसके बाद उसने साउथ गया और यहाँ पे ईस्ट में आ गया, ठीक है। उसने पूछा कि ये स्टार्टिंग से कितनी दूरी है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये सारे क्वेश्चन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्शन बाय बलविंदर लाइव, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कब पाइथागोरस लगती है और इसके और क्या क्या बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। An ice cube with a 10 centimeter side is divided into 8 smaller cubes, each with the same side. Which of the following statement is the correct in this content?
मतलब हमारे पास 10 सेंटीमीटर साइड का एक हमारे पास क्यूब है, उसको हमने यहाँ पे 8 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, स्मॉलर हिस्सों में। टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड टोटल सरफेस एरिया विल डिक्रीज। ये सही है या गलत है, हमने वो चेक करना है। पहली बात तो अगर मेरे पास कोई भी बड़ा कंटेनर है, कोई भी मेरे पास एक, मान लो आपके पास एक पनीर का टुकड़ा मान लेते हैं, आप एक बार पनीर का टुकड़ा मान लो, पनीर का टुकड़ा मान लो 100 kg का है, ठीक है, 100 kg का है, आपने उसको 100 हिस्सों में तोड़ दिया, तो उसका वेट फिर भी 100 kg रहेगा, तो उसका जितना पहले वॉल्यूम था टूटने के बाद भी उतना ही रहेगा। सो वॉल्यूम में इंक्रीज तो नहीं हो सकता, ना ही डिक्रीज हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे खत्म। लास्ट में वॉल्यूम इंक्रीज, ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो बचा ये एक ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन द सेम। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, अब इसमें काफी बच्चे उलझ के बताओ। सो इसमें लिखा है टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, हाँ भी टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, क्यों होता है वो भी समझा देता हूं थोड़ा सा। अगर मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब है, मान लो ये आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, आप इसको क्या करना चाहते हो, पेंट, तो पेंट कहां पे होगा, पेंट यहां पे होगा, पेंट इस साइड में, बैक साइड में, फ्रंट में, बॉटम में और लेफ्ट साइड में, यहां पे होगा। मैं आया, मैंने बोला यार इसको ऐसे करके ना ऐसे तोड़ दो, ऐसे करके आप इसको क्या करो, तोड़ दो। जब तोड़ोगे तो आप सारे बच्चे समझदारी से एक बार में देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई हाई फाई लेवल की बात नहीं है, बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग वाला काम है, आपको हर एक बच्चा इसको इजीली समझ जाएगा। ये हिस्सा टूटने के बाद ये लेफ्ट वाला इधर है, ऐसे ही राइट वाला इधर होगा, मैंने बोला अब इसको पेंट करो, तो पेंट यहाँ पे तो उतना ही लगेगा, बॉटम में भी उतना लगेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसका टूटने के बाद जो ये वाला हिस्सा होगा, टूटने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे हिस्सा आएगा, मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि एक बार आपकी डायग्राम जो है आपको समझ आ जाए प्रॉपरली। ये टूटने के बाद ये वाला हिस्सा बचा, इसके पास ये लेफ्ट राइट सारा पेंट, ये भी ठीक है, पेंट आपका बराबर हो गया, बट जब टूटने तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ये इसका राइट वाला हिस्सा इसको एक्स्ट्रा पेंट करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला हिस्सा इसको एक्स्ट्रा पेंट करना पड़ेगा, तो पेंट एक्स्ट्रा करने को क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होगा। दैट्स वाई सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते। और सबसे आसान बात क्या है 11 नंबर क्वेश्चन की, अगर आपको बेसिक पता होता ना वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम अगर आपके पास पनीर का टुकड़ा, आप उसको तोड़ मरोड़ दोगे, तोड़ के कुछ भी कर दोगे, जो उसका वॉल्यूम पहले था उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बचा एक ऑप्शन, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते। इन ए डेजर्ट एक्स एंड वाई आर द टू स्पॉट्स दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम 100 किलोमीटर। यहाँ पर एक हमारे पास एक्स पॉइंट है और यहाँ पे वाई पॉइंट है, इनके बीच की दूरी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर, ठीक है। आगे लिखा हुआ एट ए पॉइंट ऑफ एक्स आर प्लेस्ड टू पिलर, यहाँ पे दो पिलर है एक्स के पास, वन ब्लैक एंड वन वाइट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्स एंड वाई, ए वाइट पिलर इज प्लेस्ड फॉर एवरी 180 मीटर। जो व्हाइट वाला है, अगर हम एक्स से वाई तक लाइन ज्वाइन करेंगे तो व्हाइट वाले को हम 180 मीटर के बाद यहाँ पे रखेंगे, और ब्लैक पिलर को 350 मीटर के बाद रखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स वन फाइंड ब्लैक एंड व्हाइट पिलर टुगेदर व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स टू वाई के बीच में जाते जाते और जो व्हाइट है और ब्लैक पिलर है वो दोनों कब साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने टुगेदर करना होगा, अभी मैंने 2-4 दिन पहले भी ये पॉइंट बताया था कि जब भी आपके पास ये टुगेदर पूछा होगा, उस क्वेश्चन में क्या करना होगा, 180 और 350 का आपको एलसीएम लेना है, इसमें ज्यादा उलझने वाला काम ही नहीं होता। अंडरस्टैंड? सो अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूंगा, इन दोनों में देखो कॉमन मल्टीपल तो है कोई ना कोई। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 को तो हम रहने देते हैं, 10 को लिख लेते हैं, 10 यहाँ पे, फिर हमारे पास 5 और 7। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम में इसका 10 आएगा। बाद में इसमें 6 और 3, 5 और 7, इनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 और 7। जिन बच्चों को ये समझ आया ठीक है, बाकी आप अगर नहीं समझ आया तो एलसीएम का मेथड आपको समझाया था मैंने अभी इसी सेशन में, कि आप 180 और 350 को लेकर ऐसे ऐसे करके भी एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछूं, वो है कितनी, वो मेरे पास है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मेरे पास डिस्टेंस है, इसके बीच में जब ये वाला डिस्टेंस कवर होगा तो एक बार आपके पास व्हाइट एंड ब्लैक वाले पिलर आपस में मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा इसके साथ, तो मुझे टोटल नंबर आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे कितनी बार पिलर आपस में मिलेंगे। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये आगे जाके कंफ्यूजन आ रहे। जैसे मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, 100 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ देयर एलसीएम।
मतलब एलसीएम का था वो टुगेदर मिलना। टुगेदर कितनी बार मिलेंगे पता नहीं, और इस नंबर से हमें यहां तक पहुंचना है। तो अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय एलसीएम के बराबर ही हो जाएगा ना वो काम। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट 0 है, इस 0 से कट जाएगा। फिर आप देखो ये 5 है और 6, 6 को ना तोड़ के मैं 3 और 2 लिख लेता हूँ। 3 और 2 लिख लिया 6 को तोड़ के, और ये 5 और 2 10, 10 के अकॉर्डिंग ये एक 0 और कट गया। तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पर, ऊपर बच जाएगा 1000, नीचे बचेगा 3 और 3 मेरे पास 9, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 63। 1000 को अगर मैं यहाँ पे 63 से डिवाइड करूंगा तो वो हमारे पास यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 15 बार ये एक साथ लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पे रीजनिंग से पूछा गया है। पी क्यू आर एस टी यू आर द सिक्स फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू कंपेयर द हाइट ऑफ एस एंड टी। सो नाउ एस एंड टी को चेक करना था। सबसे पहले आप सारे बच्चे देखो, आर इज शॉर्टर देन पी इज टॉलर देन फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है आर और पी के बारे में। एस और टी का कोई पंगा है यहाँ पे? कोई पंगा नहीं है, तो ए अलोन से आंसर नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। फिर हम चेक कर लेते हैं दूसरे के बारे में, बट हमें डाटा एक बार बना लेते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड वाले का डाटा बनाता हूँ। u इज टॉलर देन क्यू, क्यू से u टॉलर है तो u ऊपर होगा, एंड शॉर्टर देन s, तो s से छोटा है तो s इसके ऊपर आएगा, ये क्लियर है। अब उसने लिखा हुआ है ऑल थाउट क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड, क्यू शॉर्टेस्ट नहीं है, इसके नीचे कोई और फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन द अदर फ्रेंड। जो आर है, आर हमारे पास पी से छोटा है, बट जो आर है वो बाकी फ्रेंड से क्या है, वो ग्रेटर है। अंडरस्टैंड? सो नाउ अगर मैं पी और आर को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आएंगे, क्योंकि जो आर है वो बाकी सभी फ्रेंड से ऊपर है, तो आर यहाँ पे होगा, पी सबसे टॉप पे बिठाएंगे। और ये हमारे पास कितने पर्सन हो गए टोटल, ये हमारे पास 5 पर्सन हो गए, तो बचा हुआ 6वां पर्सन टी सबसे नीचे होगा। अब यहां से आपको क्लियर कर लेना चाहिए था कि अगर मैं पहली लाइन को नहीं लेकर आता, पहली लाइन को अगर हम नहीं रखेंगे तो टी के बारे में नहीं बता सकते, पहली लाइन को रखने पे टी के बारे में बता सकते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही है। ठीक है, सॉरी हमने गलत लिख लिया, सी इज ए रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। 1 एंड 2 टुगेदर, इनको सफिशियंट होगा तब आपका आंसर आएगा। 1 एंड 2 टुगेदर करेंगे तो आपका आंसर डी ऑप्शन आएगा, सी इज ए रॉन्ग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। 8 चेयर आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सर्कुलर टेबल। हमारे पास 60 पर्सन है, उनका डाटा अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बताऊं सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सीएपीएफ क्लास में भी करवाया हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। अगर मैं सीएपीएफ या ईपीएफओ की बात करूं, बैंक एग्जाम में होता है डिफिकल्ट। जैसे ये पर्सन है इसके ऑपोजिट होगा, ये पर्सन इसके ऑपोजिट है, ये पर्सन इसके ऑपोजिट है, ये पर्सन इसके ऑपोजिट है। अब अराउंड द प्लेस मैंने सर्कुलर कर लिया। अब ये नहीं बताया कि ए अंदर को देख रहा है या बाहर को, हो सकता है ये बंदे अंदर को देखकर खाना खा रहे हो, या फिर रूठे होंगे या गेम खेल रहे होंगे, बाहर को देख रहे होंगे। ठीक है, जब आपके पास ये नहीं लिखा हो कि अंदर को देख रहे हैं बाहर को, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको इनसाइड ही रखेंगे, अंदर ही यहाँ पे बना के रखेंगे। सी एंड डी आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एंड बी, मतलब सी का जितना दूरी हमारे पास ए के साथ है, डी का उतना दूरी यहाँ पे बी के साथ है। बट हमें यहाँ पे इसके बारे में नहीं अभी पता कहाँ पे रखेंगे। फिर इसको छोड़ दो, आगे देखो लिखा हुआ है ई सिट बिटवीन ए एंड सी। तो ई जो है वो ए और सी के बीच में बैठेगा, ए और सी के बीच में ई बैठेगा, बट कहाँ पे बैठेगा ये नहीं पता, अब इसको भी छोड़ देते हैं। एफ सिट जी एंड एफ आर ओपोजिट टू ईच अदर, ये हम बता सकते हैं। वेयर इज एच, एच के बारे में पूछा। क्लियर? देखो क्वेश्चन अगर मैं जितना मैंने लिखा है, अगर आप इतना ही सोचोगे तो पता नहीं चलेगा सर शुरू कहां से करें, पता नहीं लग रहा, ऐसे आपके दिमाग में भी ख्याल थोड़े से आएंगे। ठीक है, अगर ये ख्याल आ रहे हैं तो आप सारे बच्चे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी होगी। चाहे मैं इसको पहली कंडीशन से लेकर चलता हूं, मैंने माना कि ए मेरे पास यहाँ पे है, सी मेरे पास यहाँ पे है और ई यहाँ पे होगा। हो सकता है ये गलती हमने माना हो, क्या पता सी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे और ई यहाँ पे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों को साथ ही लेकर चलेंगे हम। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों को साथ लेकर ही चलेंगे आगे। अंडरस्टैंड? सो नाउ आगे बढ़ने से पहले आप चेक करो, आपने क्या लिखा हुआ था कि सी एंड डी आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एंड बी। तो जो हमारे पास यहाँ पर सी एंड डी होंगे वो ए से उतनी दूरी के ऊपर होंगे, सी और ए का दूरी उतना होगा, और यहाँ पे डी और बी का दूरी उतना होगा, डी और बी का दूरी उतना होगा। ये हमारे पास डाटा था। अब या तो मैं अरेंज कर लूं,
सी और ए की दूरी आप चेक कर लो, हमारे पास सी और ए और सी इनके बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो डी और बी के बीच में भी सिर्फ एक ही पर्सन आएगा। ये भी क्लियर हो गया सब बच्चों को, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चल पड़ते हैं अगले नेक्स्ट वाले पॉइंट में कि हमारे पास ई सिट बिटवीन ए सी हो गया, जी एंड एफ आर सिट ऑपोजिट टू ईच अदर। अब सारे बच्चे बताओ, अगर मैंने डाटा लिखा तो ऑपोजिट आपके पास कौन बचा? सिर्फ यही बचा। या तो मेरे पास देखो यहाँ पे जी और एफ होगा, या फिर यहाँ पे जी एफ होगा। ये तो मेरे पास क्लियरली डाटा अवेलेबल हो गया, ये भी, इसमें भी कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अगर ये भी पंगा नहीं है, आगे हमारे पास और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो बचा कौन सा? डी और बी। डी और बी के बीच में उतनी पर्सन है जितने ए और सी के बीच में होंगे, ये इन्होंने लिखा हुआ था। ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, ई वाला, तो डी और बी के बीच में भी एक ही पर्सन होगा। तो मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ डी और बी के बीच में एक पर्सन होगा, डी और बी के बीच में एक पर्सन होगा, या तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे डी, तो इनके बीच में एक पर्सन होगा। तो एक पर्सन कौन बच गया? एच बच गया, तो एच यहाँ पे होगा, ये क्लियर। अब आगे क्या लिखा हुआ है ये भी हमें देखना होगा। देखो सारे बच्चे पढ़ के, एडजेसेंट टू एच क्या है? डी के है। एच भैया डी के एडजेसेंट हो सकता है, या तो इधर होगा डी, या तो इधर है। ये तो 100% सही लिखा हुआ है, यही आपका उत्तर है। एडजेसेंट टू ए तो नहीं है, ए तो काफी दूर रह गया एच से। एडजेसेंट टू एफ भी नहीं है, एफ इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, दूर है। एडजेसेंट टू जी भी नहीं हो सकता, जी भी इससे दूर है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें उलझना ही नहीं था, आपकी पॉसिबिलिटी से आंसर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ABC can individually finish a job in 10, 15, 6 a day. In how if all of them work together in how many days will they finish the job? ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया हुआ है। बाकी आप जरूर फिरदौसी बैच को एक बार प्रेफर करो। एक बार मेरे कहने पे अगर आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिरदौसी बैच लगाओ, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके ये सारे बेसिक वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और पेड कोर्स आप जितने मर्जी बाय करते रहो, उसमें मैं कोई मना नहीं कर रहा। कोई बच्चा ये ना सोचे सर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, आपकी मर्जी है। पेड कोर्स बाय करने हैं करो, नहीं करने हैं वो आपकी मर्जी है, बट फिरदौसी बैच को एक बार जरूर देखो। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो ए बी और सी है, तो इसके अंदर 10, इसके अंदर 15, इसके अंदर 6, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 5। तो अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 और 2 और 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। काम कितना करेंगे? 10 की एफिशिएंसी से। तो अगर 30 काम करना होगा 10 की एफिशिएंसी से, तो 3 दिन लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो डाइस से रिलेटेड है। एक डाइस है जिसको हमने 2 बार यहाँ पे थ्रो किया, तो नंबर ऑफ द वे दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन द सेकंड। तो यहाँ पर अगर मैं ए और बी डाइस की बात कर लेता हूँ, तो अगर डाइस बी के अंदर हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर ए का नंबर आया, ठीक है, तो पहली डाइस पे क्या आना चाहिए? नॉट लेस देन आना चाहिए। तो पहली डाइस पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है? पहली डाइस पे आपके पास 6 नंबर आ सकता है, 5 नंबर आ सकता है, फिर 4, 3, 2 नंबर आ सकता है। बट नॉट लेस देन का मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल नहीं आ सकता, इसके एक के बराबर भी आ सकता है। तो इसमें 6 पॉसिबिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जब यहाँ पे आपके पास 2 नंबर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5 पॉसिबिलिटी आएंगी। जब हम यहाँ पे 3 नंबर रखेंगे, तो यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी। जब यहाँ पे 4 नंबर होगा, तो 4 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी रहेंगी। जब आपके पास 2 नंबर आएगा, तो 5 और 6 में से कोई सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 5 नंबर आएगा, तो 5 और 6 में से कोई भी नंबर आएगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी। जब आपके पास 6 नंबर यहाँ पे आएगा, तो पहली डाइस पे 6 नंबर आ सकता है, क्योंकि इक्वल आ सकता है, उससे लेस नहीं आ सकता, तो इसमें 1 पॉसिबिलिटी रहेगी। तो सबको ऐड कर दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को ऐड करेंगे तो 21 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो नंबर मान लो अपने यहाँ पे सेकंड डाइस पे आपने अगर 5 लेकर आए हो, तो पहली डाइस पे 5 से छोटा नहीं आ सकता, 6 और 5 में से कोई भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी होंगी। क्लियर? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आई होप आपको सबको आज का सेशन समझ आया होगा। बाकी आप पीपीएफओ के और भी मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फिरदौसी बैच और बाकी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके जो भी आप पढ़ना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।